पैदा करने वाले ने तमाम रिश्तों में सबसे ज्यादा अजमत जिस रिश्ते को बख्शी है वो माँ के रिश्ते को हासिल है। जब ही तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत के वजूद की मिसाल दी गई है। माँ मोहब्बत का महवर है। सारे जहां की मखलूक इसी महवर के गिर्द शब और रोज का सफर तय करती है। जिंदगी के इस सफर में अक्सर माएं अपनी समाजी मसरूफियतों में इस कदर खो जाती हैं कि बच्चे बेलगाम घोड़े की तरह अच्छे और बुरे की तमीज किए बगैर जिधर मुंह समाता है भागने लगते हैं। जबकि बेशतर माएं अपने बच्चों की तरबियत की खातिर लाखों दुश्वारियों के बावजूद अपना खून पसीना एक करके बच्चों को परवान चढ़ाती हैं। शौहर अगर मौजूद ना हो या बीमारी की वजह से माजूर हो तो औरत पर अपने घर को चलाने की जिम्मेदारी भी आन पड़ती है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही खातून से करवाएंगे जो हालात के हाथों शिकस्त खाए बगैर अपने माजूर शौहर और 7 छोटे बड़े बच्चों की कफालत तंग दस्ती के बावजूद अपने नातवा कंधों पर उठाए हुए हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं उस मजबूत इरादों वाली साबिर खातून और दलेर हस्ती से जिन्होंने हमें अपना नाम नौशाबा बताया है। इन खातून को माली इमदाद की अशद जरूरत है। क्या आवाम की आवाज टीम माली इमदाद मुहैया कर सकेंगे? नौशाबा के घर में आई हूँ। पहले मैं आपको घर दिखा दूँ, उसके बाद कहानी भी बताऊँगी नौशाबा की। ये टूटा फूटा एक समझें छत भी नहीं है, लकड़ी है, लकड़ी से ढपी हुई एक ये कमरा है। एक कमरा ये है, किचन ये है, और ये एक ऐसी औरत का घर है जिसके 7 बच्चे हैं और वो 7 बच्चे उसने ख़ुद अकेले पालने होते हैं। घर का चूल्हा नौशाबा की ज़िम्मेदारी है। 7 बच्चों के लिए ये है वो किचन। इतनी छोटी सी जगह देख रहे हैं आप, ये है हमारा पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का एक इलाका जहाँ आप देख रहे होंगे कि बुनियादी सहूलियात ही मैसर नहीं है। पानी की लाइन नहीं है, पानी यहाँ टैंक्स में जो है ये लोग रखते हैं। और ये जिस मोहल्ले में घर मौजूद है, इस मोहल्ले के आमने सामने आप देखें कि बड़े बड़े घर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे मज़हब ने भी पड़ोसियों का ख्याल रखने का, उनके हुकूक पूरे करने का हुक्म दिया। लेकिन उसके बावजूद मोहल्ले में ऐसे हज़ारों लोग आपको मिलेंगे जो कि कस्मा पुरसी के हाल में रह रहे होते हैं, लेकिन पड़ोसियों को उनका इल्म नहीं होता। चलते हैं नौशाबा के ख़ानदान से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं और पूछते हैं उसकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नौशाबा? अल्लाह का शुक्र है। आप माशाल्लाह। ये आपकी बेटियां और बेटे हैं? जी, ये मेरे बड़ी बेटी है, ये दूसरे नंबर की, तीसरी ये, और बड़ा बेटा और छोटा बेटा जो दुकान पे लगाया वहाँ पर है। अच्छा। और अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक हो। ये नौशाबा के शौहर हैं। लेकिन नौशाबा के ये देख रहे हैं आप, कितने प्यारे प्यारे माशाल्लाह, कितने प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे। हाँ, आपका नाम कुछ? नाम बता। छोरे। अच्छा, सबसे बड़ा बेटा आपने बताया कि मैट्रिक में पढ़ता है। 7 बच्चे हैं जी। अच्छा, क्या हुआ, क्या ऐसे हालात हो गए कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजारने की वजह से? इनका नुकसान हुआ, नुकसान के बाद इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। फिर इस तरह हो गई कि शुगर इनकी हाई होने लग गई। इसी शुगर के दौरान डायलिसिस होता है इनका। जी हाँ, इसी डायलिसिस के दौरान दोनों आँखें, बिनाई नहीं है अब इनकी? बिनाई नहीं है। कितने साल से आपकी बिनाई नहीं है? ये अभी तकरीबन समझे बकरीद के बाद। और डायलिसिस वगैरह कब से हो रहा है? इनका 6 महीने हो गए। और बीमार कब से हैं इसके लिए? बीमार ये 5 साल से। 5 साल से ऐसे ही हैं? क्या क्या बीमारियां हैं इन्हें? बस इन्हें गुर्दे, ये शुगर है, डायलिसिस भी है, और है इनकी, और इनकी ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया, मतलब पीलिया भी हो गया, काला पीलिया भी है। 5 साल से ये बिस्तर पर ही हैं समझे। फिर मैं जॉब करती थी, कुकिंग करती थी। फिर इस दौरान कुकिंग की छुट्टियां नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि भाई अब इनका ये है कि हफ्ते में मुझे 10 दिन इनके साथ रहना पड़ता है, 20 दिन के लिए। फिर जो मुझे थोड़ी बहुत मजदूरी कहीं से भी मिल जाती है किसी की, वो मैं कर लेती हूँ। जो गुजर मेरा इस तरह होता है कि मैंने हॉस्पिटल लेके जाना होता है। कितनी दफ़ा लेके जाती हैं आप? ये महीने में 10 दिन इनके ये डायलिसिस के दौरान चले जाते हैं। जो
2 दिन तो टेस्ट वगैरह कर ले, 10 दिन यानी ऐसे। 10 दिन आपके लगते हैं? जी 10 दिन और 20 दिन SIUT में। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, बच्चे 2 साल हो गए नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? बस या मैं इनके वालिद साहब का खर्चा करूं या इनकी पढ़ाई का खर्चा करूं, तो मैं दोनों सूरतों में मैं एक तरफ से डिम हो गई हूँ। यह है कि बहन भाई थोड़ी बहुत जितने हैं, माशाल्लाह हम 7 बहनें थी, जिनमें से जो बहन थोड़ी बहुत या भाई मदद कर लेते थे। अब भाई बेटे ने मैट्रिक किया तो बोर्डिंग मार्केट में शॉप पे लगाया, जिसमें से मुझे 4000 वो देता है। और वो दोनों चला रहे हैं या आप काम करती हैं? या मैं काम कर, मतलब जो आता है तो कुछ खाने पीने में या दवाई दर में, या हम ज़कात इसके क्या नाम है, इनके अबू नहीं मान रहे थे, तो मैं दवाइयाँ ऐसे रहती हूँ, 3 दिन की दवाई 500-800 की आ जाती है जिनकी ये दवाइयाँ। जी यानी ये जो चंद 1000 रुपए, समझे 10,000 अगर आपके पास जमा हो जाते हैं तो वो तो खाने पीने का खर्चा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास 7 बच्चे। बेटा इतनी मुश्किल होती है कि मैं आप और कितने साल से ऐसा चल रहा है? बहुत परेशान, तभी मेरे बच्चे मैं इनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकती। तभी ऐसा वक्त आ गया है, बस मैं नहीं कह सकती। बस मैं ये कहती हूँ कि कभी भी किसी के ऊपर बुरा वक्त ना है। मेरे अपने हो के घर में सब मौजूद हो के आज मेरे बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, कोई नीचे से नहीं आता कि ये बच्चे हैं, इनको हम देखें, या इनके अब्बू की हालत ख़राब है, ये अस्पताल लेके जा रही है, हम पीछे से इन बच्चों को देखें, कोई भी नहीं देखता। बच्चियां भी रो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखते होंगे हालात। आप भी रो रहे हो? नीचे करो। आपने जो मदरसे में पढ़ा है वो आप सुनाओ, कारी साहब भी सुनेंगे, बोलेंगे हमने इतना अच्छा पढ़ाया, सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्नियात, साने अमालियत से हैं। हदीस नंबर 2, हत्तुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी तमसुम रद्दुस्सलामी वही आदतुल मरीज़ी वही इत्तिबाउल जनाइज़ी वही इजाबतुद दावती व तशमीतुल आतीस। नंबर 1 सलाम का जवाब देना। नंबर 2 हदीस से हिदायत करना। नंबर 3 जनाज़े के साथ जाना। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। अरे वाह, माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात कही, मैसेज दिया। अल्लाह ताला उन पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम ना करे। अभी आप दिखाइए अपना हाथ, ये अभी आपने डायलिसिस करवाया? महीने में 8-8 दफ़ा ऐसी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं? बस ये सुराख कर देते हैं, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी, यहाँ मशीन लगी हुई है, यहाँ ये मशीन लगी हुई है, बस वो करते 3 घंटे मशीन पे डाल देते हैं, बस 3 घंटे के बाद जो है समझो कि हमें जो है बस पूरा दिन आ जाता है, समझ जुमेरात वाला दिन और पीर वाला दिन, पूरा दिन आ जाता है अस्पताल में, फिर पीछे आते शाम को आ जाते हैं घर पे। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं बच्चों के लिए? बस हम तो यही चाहिए, मेरी बेगम चाहती है कि बच्चे पढ़ जाएं, मैं तो कहता हूँ जैसा वक्त गुजर रहा है गुजरने दो। क्या आपके हालात पहले भी ऐसे थे? नहीं, पहले नहीं ऐसे, पहले अच्छे कारोबार करते थे, सब कुछ था, सारा खराब, नहीं कभी किसी के आगे हाथ नहीं, ना कभी कोई वैसे, ना बीवी ना कोई ज़कात खैरात कुछ भी नहीं लेते हैं, बस अल्लाह ताला इज्जत की रोटी दे रहे, वक्त गुजर जाता है, वही अच्छा है। बहू ने मुझसे ये कहा कि आपकी तबीयत सही नहीं रहती, आपका कोई देखने वाला नहीं है यहाँ, क्योंकि मैं उस अगवा को लेकर अमेरिका जा रही हूँ। वो जिसकी गोद में खोली थी तुमने बंद आंखें,
वो जिसने रंग सिखाए थे देखने तुमको। हमारे माशरे की बिखरती हुई अबतर सूरत हाल से कौन वाकिफ नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक तबका ऐसा भी है जो इंसानों को इंसान समझता है और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करके रूहानी खुशी हासिल करता है। इन ज़रूरतमंदों का अजीब ही मसला है, यानी तन्हाई से छुटकारा। तन्हाई के जहर का शिकार मर्द और औरतें दोनों ही होते हैं, लेकिन औरतें ज़्यादा कसमा पुरसी का शिकार होती हैं। ख़ास तौर पर उन ख़वातीन की देखभाल करना, उनकी नाखल्फ औलादें अपनी बीवी के इसरार पर अपने करियर को बेहतर करने की गर्ज से अपने बच्चों की तालीम और उनका मुस्तकबिल संवारने के हवाले से अपनी माओं को तन्हा छोड़कर बैरून मुल्क में जा बसते हैं। थोड़ी सी रकम पाबंदी के साथ या वक्तन फवक्तन रवाना कर देते हैं। समझते हैं कि उनका फ़र्ज़ पूरा हो गया। कराची के एक पॉश इलाके में मिसेस फरजाना गुज़िश्ता चंद सालों से बिनते फातिमा शेल्टर होम के नाम से अपने घर की एक बड़े हिस्से को इस नेक काम के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। आज हम आपको मिसेस फरजाना और उनके घर के मकीनों से मिलवाएंगे। मैं आ गई हूँ डिफेंस के एक घर में, और ये घर कोई आम घर नहीं है, क्योंकि इस घर में रहती हैं 35 माएँ, लेकिन उनकी औलादें यहाँ नहीं रहती। ये ख़वातीन कहाँ से आई, अकेली क्यों है, क्या हालात रहे, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। फरजाना साहिबा हैं, मैंने आपका जिक्र सुना तो सोचा आज आपसे मुलाकात कर ही लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए हम बैठ के बात करते हैं। अच्छा, मैंने नाजरीन को बताया है ये एक ऐसा घर है जहाँ पे 35 माएँ एक साथ रहती हैं, लेकिन उनकी औलादें उनके साथ नहीं हैं। ये एक आम घर है, फरजाना साहिबा का घर है, लेकिन फरजाना साहिबा ने अपने साथ 35 ख़वातीनों को जगह दी है। कैसे आपने ये शुरू किया? बस मैंने भी अपनी तन्हाई से डर के, उसके खौफ से ये शुरू किया। और दूसरा ये कि मैं अपने अल्लाह से कहा करती थी कि जो कोई ना कर सकता हो अल्लाह मुझे वो काम दे जो कोई ना कर सकता हो। तो फिर ये फातिमा की शक्ल में ये मेरे पास आ गया काम। अच्छा, बिनते फातिमा कहाँ से शुरू हुआ? ये कैसे? आपका नाम तो बिनते फातिमा नहीं है, और अक्सर जो लोग ऐसे अच्छे काम करते हैं अपने नाम से शुरुआत करते हैं या अपनी माँ के नाम से, तो बिनते फातिमा किसका नाम? मेरे नेबर में फातिमा थी, लवारिस थी, वारिस कोई नहीं थे उसके, तो गिर गई अपने घर में, टांग टूट गई उसकी, तो फिर मैंने उसको रखा, उसकी सर्जरी करवाई, फिर मेरे पास रही। फिर फातिमा को देख के बिल्डिंग से और 2-3 औरतें आ गई कि हमें भी रख लो, आप रख सकती हो। अच्छा, अभी ये जो तस्वीर लगी है ये उन्हीं की है? फातिमा की है। अच्छा 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 अच्छा। मैं अब आपके साथ घूमना चाहूँगी और देखना चाहूँगी कि ये जिस चीज़ की आपने बुनियाद रखी है वो किस तरह का है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ओल्ड एज होम्स देखे हैं, लेकिन इतना प्यारा, इतना खूबसूरत एक घर मैंने कभी नहीं देखा। बहुत अच्छी जगह जो मैं आपको लेकर आई हूँ वो ये किचन है। मुझे बताइए, ये इतना बड़ा किचन हैंडल करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये पहले तो हम लोग खुद ही करते थे, जब 13 से 14 औरतें थी ना। अच्छा, मैं मेरी दोनों बहुएं, हम लोग सब कुछ खुद करते थे। तो उसके बाद फिर जो ये लोग ज़्यादा होते कि हम लोगों ने स्टाफ भी रखा। खान साहब में हमारा हेल्पर है उनके साथ। अच्छा, वैसे दूसरे शेल्टर होम्स में हमने देखा है कि ख़वातीन खुद मिलके काम करती हैं, लेकिन अभी जो आप लोगों के पास मेजॉरिटी है वो बहुत ज़ईफ़ ख़वातीन। हाँ, ये क्या करेंगी बताओ ना मुझे। 89 की 75 की खातून, एक तो पहले ही अपने घर से ये लोग ज़ख्मी होकर निकलते हैं, इतनी लग्जरी ज़िंदगी इन लोगों ने गुजारी होती है, तो अब इवन ये खून क्या के रिश्ते किचन जो में है, करेंगी? अक्सर ये होता है बुढ़ापे में इंसान को दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस टाइम पे इसी टाइम पे ज़रूरत यही होती टाइम है, यही टाइम। परहेजी खाना आपको चाहिए होता है स्पेशल। उनके पास टाइम ही नहीं है, इतने पढ़े लिखे हो गए हुए हैं कि कोई बहू कहीं जा रही है, बेटा कहीं जा रहा है, बच्चे कहीं जा रहे हैं। तो आज एक छोटी सी आज की बात मैं बताऊं, आज एक खातून की बर्थडे थी, मल्टी मिलियन खातून, उसकी बर्थडे थी। बेटा, बहू और पोती आए हैं, सिर्फ 1 पाउंड का केक लेके आए हैं। मुझे पैगाम मिला कि जी वो उनकी बर्थडे थी तो वो नीचे केक आए। मैंने कहा कि एक उसके लिए जोरा भी ले आते। और मतलब बहू भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, यानी औलादें मौजूद हैं, उसके बावजूद वो यहाँ रहती हैं और यहाँ केक लाया जा रहा है, और सिर्फ 1 पाउंड का केक लाया जा रहा है। हाँ, और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप नमाज पढ़ रही हैं?
अच्छा, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप दुआ करती हैं? मुझे दुआ के सिवा कुछ नहीं आता। मैं भूल गई कि मैंने एमए बीएड किया हुआ है। नो, अच्छा। लाहौर कॉलेज से किया था। अच्छा, फिर आपने टीचिंग भी की? हैं? टीचिंग की आपने? हाँ, थोड़ी की थी। आपकी शादी हुई थी? हुई थी। अच्छा, बच्चे? हुई थी। बच्चे? उनकी डेथ हो चुकी है। और मैं बता दूँ, मैंने बताया हुआ है कि एक नवाब के बेटे थे और एक नवाब के पोते थे। मेरे मियाँ, मेरे हस्बैंड खुद नवाब नहीं थे, लेकिन आदतें सारी वही थी। आदतें वही थी। आदतें वही थी। आप एक नवाब फैमिली से बिलोंग करती हैं यानी? जी हाँ। अब मैं यहाँ पे इन सब लोगों में बहुत खुश रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी आपकी और फ्रेंड से मिलती हूँ, फिर मैं आपके पास। आप हैं ही बहुत अच्छी। तो अरे आपसे अच्छी नहीं हूँ। कितनी अच्छी माशाल्लाह, इतनी फन लविंग आंटी हैं कि इनसे तो बात करके भी कितना अच्छा लगता है। ये आपकी बहू है ना? आपको अच्छा लगता है इनसे सबसे बात? बहुत ज़्यादा। और ये शेयर करती हैं जैसा से अभी वो बता रही हैं सारी बातें, वो रिपीट करती होंगी स्टोरीज? काफ़ी ज़्यादा रिपीट करती हैं। और जब हम सब मिलके बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। और फिर पुराने इनके पास्ट के बारे में, आपने अपनी शादी पे क्या पहना, आपको खाने में क्या पसंद है, बस हल्ला गुला होता रहता है। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप यहाँ कब आई? मुझे रमज़ानों में आई थी। रमज़ानों में? आपको कौन लेकर आया था? मुझे मेरी बहू लाई थी। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा। एक बेटा है, उसी की बहू आपको लेकर आई। तो आपके बेटे को पता है कि आप यहाँ पे हैं? मेरे बेटे को अब पता चला, पहले पता नहीं था जब लाए थे तो। क्यों, आपका बेटा यहाँ नहीं रहता? नहीं, वो साथ में था, मगर उसको किसी ने बताया ही नहीं। उसको नहीं पता था, वो बाद में पता चला। अच्छा, फिर वो आपसे मिलने आया? हाँ, आया था। 2 दफ़ा आया, 3 दफ़ा आया। फिर उसकी बीवी अभी आई थी तो चली गई अमेरिका बच्चों को लेके। तो क्यों, बहू ने आपको यहाँ क्यों डलवाया जब वो खुद जा रही थी अमेरिका? बहू ने मुझसे ये कहा कि आपकी तबीयत सही नहीं रहती, आपका कोई देखने वाला नहीं है यहाँ, क्योंकि मैं उस अम्मा को लेकर अमेरिका जा रही हूँ हमेशा के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, चले जाओ, या अल्लाह मुझे देख लेगा। वो जिसको रो के पुकारा था तुमने माँ कहकर। आपका क्या बैकग्राउंड था, क्या क्या किया आपने अपने दिनों में जब आप जवान? टीचिंग, ट्यूशन। अच्छा, तो आपने शादी की थी? नो, नहीं की। नहीं। आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया था कि शादी? माय पेरेंट्स, मेरी अम्मी पैदा करके मर गई और फादर 2 months लेटर। तो फिर आपको किसने पाला था? मुझे कॉन्वेंट में डाली। अच्छा। सेंट स्कॉलास्टिकास कॉन्वेंट ईस्ट पाकिस्तान में। अच्छा। तो उधर नन्स में मुझे पाले। वहाँ से यहाँ कैसे आई? तुम फिर मैं दिल घबराती थी, मैं बोले मैं जाऊँगी, बोले नहीं जाइए आप। और मुझे अमंग मुस्लिम्स में मुझे कुछ ऐसे महसूस हुए कि ये मज़हब मेरा होना चाहिए। मुझे 2 चीज़ पसंद है इस्लाम में। बोले वो क्या है? मैं बोले सिजदा टू अल्लाह एंड पर्दा ऑफ विमेन। बोले माशाल्लाह, आपने खूब बोले, फौरन कलमा पढ़ी। और ये कब हुआ, कब आपको ऐसा फील हुआ? इन 70s व्हेन आई वाज टीचिंग। अच्छा। जी, मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ाई, तेहरान भी गई, शाह ईरान के ग्रैंडसन को पढ़ाई। अपनी पूरी लाइफ में खुद स्ट्रगल किया, खुद कमाया। हाँ, खुद सब किया, सेल्फ मेड है। और कमरे में जब मैं रहती थी, लड़के मेरे ऊपर पत्थर फेंकते थे। इधर एक दफ़ा मुझे लगी मेरे सर फट गए। समझ में नहीं आते, इन लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और मैं भी फील किए कि मैं अपनी रिलीजन बदली की और मुझे क्या मिला ये, मगर मेरे लिए अल्लाह है।
वो मुझे चला रहा है, और एक है मेरे पापा, उसके वजह मैं जी रही हूँ। इसको कुछ हो जाए मैं फ़ौरन घबराने लगती हूँ कि मेरे क्या होंगे, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो होमलेस हूँ, मेरे कोई नहीं है दुनिया में। हलीमा को बहुत है कि मैं उम्रा करने जाऊँ। आपका ताल्लुक कराची से ही है? हाँ, कराची से ही। अच्छा, आपको यहाँ कौन लाया? आसिफ लेके आया, मेरे भाई। हाँ। आपकी अपनी फैमिली थी, बच्चे नहीं थे। हस्बैंड? नहीं, हस्बैंड का तो इंतकाल हो गया। कब? काफ़ी अरसे हो गए। अच्छा, तो फिर आप किसके पास रहती हैं? मैं आसिफ के पास रहती थी, मेरी सारी बहनें चली गई, और क्या नाम है, मैं आसिफ के पास तारे रोड पे रहती थी। भाई के पास अपने? फिर भाई आपको यहाँ छोड़ गए? हाँ। क्यों? पता नहीं क्या बात है, उनका दिमाग जो है ना आउट हो गया, बुढ़े हो गए, जवान से अमेरिका में जा रहे थे, जाते जाते रुक गए। तालिबान का जब इंतकाल हुआ तो फिर क्या हुआ? इंतकाल हुआ तो मैं तारे रोड पे रहने लगी। जब उनकी फजर की नमाज से पहले फरनाद है उनकी बेटी, तो तैयार करके लगी गई, तो कहती हैं फजर की नमाज से पहले इनका इंतकाल हो गया। अच्छा, अताउर रहमान साहब का जो घर था, यानी आपका जो घर था, वो अब किसके पास है? वो अब आसिफ के पास है। क्यों? वो तो आपका घर है। वो आप मेरा घर है, उन्होंने उससे ना, वो है उमा जो है ना, उनकी बेटी ने क्या करा, मेरा अपना घर था, तो उसने क्या करा, ताला तोड़ के मेरा सामान ले गया। सारा सामान आपका ले लिया? क्यों? बस अब मैं क्या करूं? आपका घर भी ले लिया, सामान भी ले लिया। एक और आंटी हमारे साथ हैं, मैं पहले यहाँ आई थी, देख के गई थी, इनसे बहुत सारी बातें की थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ेबुन्नेसा। अरे वाह, इतना प्यारा नाम आपका। अच्छा, आपको यहाँ कितना टाइम हो गया? बेटे का? आपको यहाँ कितना टाइम हो गया? बेटे का नाम? हाँ। बड़े बेटे का नाम फारूक बेग, छोटे बेटे का नाम शाकिर बेग। कहाँ है शाकिर बेग? तो वहाँ गया ओमान में ना। ओमान में? अच्छा। वहाँ से जर्मनी जाने वाला। और शाकिर? मेरा मालूम नहीं मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना। अब अच्छा। रात को कोई आके लेके जाने मेरे को नहीं मालूम। दूसरा बेटा कहाँ गया आपका? बड़ा बेटा आया था ना सुबह, पोती भी आई थी, उसकी बीवी भी आई थी, पोती का छोटा। अच्छा, इनकी बर्थडे? अच्छा, इनकी बर्थडे थी। हैप्पी बर्थडे ज़ेबुन्नेसा आंटी, हैप्पी बर्थडे। आपको याद है आज आपका बर्थडे? I don't know। मोटा आदमी बर्थडे क्या बेटे। अरे नहीं, अभी तो आपकी इतनी लंबी उम्र। लोगों को सलामत रखे। मेरे को देखने वाले हैं, ये बहुत से लोग हैं मुझे देखना। Don't worry, I don't know where I'm going, where I'm here. I cry, I cry, I cry। Oh, you don't need to cry. आज इनका बर्थडे था, कौन कौन आया था? छोटी बेटी, उसको पूछो, खेलती देख के खुश होती हूँ माँ। अल्लाह उसकी बच्ची मर्दराज, अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, दीन ईमान के साथ रखे, इत्तेफाक मोहब्बत से रहो, ये दुनिया फानी है। वो जिसने तुमको बताया था जिंदगी क्या है, उसी को तुमने फरामोश कर दिया कैसे। ज़बान छीन के खामोश कर दिया कैसे। तुम्हें खुदा की निगाहों से डर नहीं लगता?
अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? कैसी हैं आप? बस कहाँ ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है टांग में। फ्रैक्चर हो गया? कब हुआ? एक साल हो गया। 1 साल हो गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ? ठीक तो हो गया होगा कुछ तो, लेकिन ये क्या तकलीफ यहाँ अब रोलर पकड़ के उससे चलती हूँ। चल लेती हैं वो, स्टैंड पकड़ के चल लेती हैं? मुश्किल हाँ, होती है? अब चल लेती हूँ। अच्छा, कितनी प्यारी है आप, इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी लगती हैं मुस्कुराते हुए। अच्छा बताएं, आपको कौन लेकर आया यहाँ पे? बहन, मेरी एक बहन है, सब मर गए और बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो गए। बच्चे नहीं हैं आपके? कोई नहीं, मियाँ मर गए। कब? मेरे मियाँ बहुत साल हो गए। तो कैसी लाइफ आपने गुजारी? बहुत अच्छी गुजारी। मैं तो बहुत ऐसी हूँ, कुछ झगड़ा नहीं, बहुत साथ मिलके रहने का शौक है। मैंने इनको कहा है कि ये दस्तकारी स्कूल में अपनी बच्ची का एडमिशन करवा दें। हम वहाँ पर इनकी बच्ची को कोर्स भी करवाएंगे, इंशाल्लाह इनकी बच्ची को सिलाई मशीन भी देंगे ताकि ये अपनी छोटी मोटी कफ़ालत कर सकें। अच्छा आंटी, हमने सब कुछ देखा और सब कुछ देखने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ देख के और दुनिया को दिखा के चले जाएं। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सलूशन निकले, कुछ ना कुछ हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन निकले। तो एक उम्मीद जिनसे मुझे है वो है MD बैतुल माल आबिद वहीद शेख साहब। उन्होंने पहले भी हमारी मदद की है, अभी भी शायद वो कर सकते हों कुछ मदद। तो देखते हैं कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, वो हमारी कितनी मदद कर सकते हैं। तो एक फ़ोन कॉल करके मैं उन्हें देख लेती हूँ, फिर आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। महविश सिद्दीक बात कर रही हूँ समा TV से। जी महविश। सर आपसे एक फेवर चाहिए थी, अगर आपके पास टाइम हो तो हम थोड़ी बात कर लें। सर ये एक ओल्ड एज होम है जहाँ पे 35 के करीब बुज़ुर्ग ख़वातीन मौजूद हैं। वो ख़वातीन क्या माएँ हैं सबकी, और उनको देख के बड़ा अफसोस हो रहा है क्योंकि अक्सर ऐसी हैं जो कि काफ़ी बीमार हैं, बुढ़ापे का तकाजा है, लेकिन उनकी टेक केयर करने वाली एक ही फैमिली है जिनके पास कोई फंडिंग बाहर से नहीं है। तो उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो खुद से ही उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट का एक इदारा है बैतुल माल, और आप हमेशा से हमारी मदद करते आ रहे थे। हमने सोचा कि थोड़ी सी फेवर्स आपसे लें, तो कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है इनकी मदद की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले समा का शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इस जो मुतासरा ओल्ड होम है वहाँ तक हमारी एक्सेस को मुमकिन बनाया। सर अगर कुछ हो तो आप इंस्पेक्शन के लिए किसी को भेज सकते हैं? डॉक्टर अदनान वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। बहुत अच्छी एफर्ट्स आप लोगों का इदारा दिखा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा से हमारी एक कॉल पे एक बात सुनी है और अमल दरामद हुआ है उस बात पे। सिर्फ वादे जो हैं वो वादे नहीं रहे, वफा हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, MD साहब ने कहा है कि हमारे यहाँ डायरेक्टर हैं सूबे के जो कि अदनान साहब हैं, डॉक्टर अदनान, उनसे हम रब्ता करेंगे और इंस्पेक्शन के लिए अगर वो आना चाहेंगे तो उनके साथ उनको इंस्पेक्शन करवा देंगे इस जगह का, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये भी बिगेस्ट अचीवमेंट मैं कहूँगी ये हमारी है। हम लोगों को खुशी होती है जब इस तरह के नताइज सामने आते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये पूरा राशन पड़ा हुआ है, पूरा ट्रक भर के ये राशन आया है, साथ साथ दवाइयाँ भी आई हैं, और ये सब कुछ आया है बैतुल माल की जानिब से। और मैं MD साहब का फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये सब इतने शॉर्ट नोटिस पे, और सिर्फ अदनान साहब आए और उन्होंने इंस्पेक्शन किया, एक रिक्वायरमेंट इन लोगों से ली, एस्टिमेट मांगा, और उसके बाद फौरी तौर पे अगले ही दिन ये सारा सामान यहाँ पे मौजूद है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ अदनान साहब खुद है। अदनान साहब थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला। मुझे नहीं लगता जो बड़ी पोस्टों पे लोग होते हैं वो लोगों को इस तरीके से भी हैंडल करते होंगे। तो क्या आप अपने सारे केसेस को ऐसे ही हैंडल करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि आपको पता है कि ये बिनते फ़ातिमा एक शेल्टर होम है जो कि फ़ीमेल्स की कफ़ालत कर रहा है, और बैतुल माल का भी मकसद लोगों की कफ़ालत ही करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों तक हमारा मैसेज उन तक पहुंचे और उनका मैसेज हमारे तक पहुंचे। रिक्वेस्ट आपसे मैं करूं तो आप अच्छा, एक खातून है जो अपने 7 बच्चों की कफ़ालत खुद अकेले कर रही हैं। उनके जो शौहर हैं वो बीमार हैं, इवन इतने बीमार हैं कि शौहर की तीमारदारी के लिए उनको सारा वक्त लग जाता है खातून को, वो काम करने भी नहीं निकल सकती। जो बच्चे हैं वो 14 साल से कम उम्र के हैं, पूरे 7 बच्चे, स्कूल भी छुड़वा दिया है, 2 साल हो गए। तो उन बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आप कुछ कर सकें तो हम उनको आपके ऑफिस भेज दें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बैतुल माल उनकी सपोर्ट करेगा। आप मंडे को उनको मेरे पास ऑफिस भिजवा दें, इंशाल्लाह ताला जो भी मैक्सिमम एजुकेशन के हवाले से या फाइनेंशियली जो भी उनकी बैतुल माल मदद कर सकता है वो करेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी एफर्ट्स डाली और हमें ये सामान मिल चुका है। माविश, मैंने जैसे पहले पाकिस्तान बैतुल माल अपना जो भी वादा करता है उसको पूरा निभाता है। तो मैंने जब लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि इंशाल्लाह ये सामान वहाँ पर पहुँच जाएगा जो राशन और मेडिसिन की मद में है। बिल्कुल, और ये बहुत खुशी हुई कि अदनान साहब खुद ही लेकर आए और हमेशा की तरह वादा वफा हुआ, क्योंकि आपसे ही एक उम्मीद थी, वाहिद उम्मीद आप ही थे और उम्मीद पे पानी नहीं फिरा हमारा। बहुत खुशी हो रही है, अदनान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं जी, हमारी जो सिंध की टीम है दैट इज वेरी एक्टिव, और बिलखुसूस डॉक्टर दान ही इज वेरी एक्टिव, और जब भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम की लगाई जाती है तो ये बड़ा इफेक्टिवली इसको करते हैं। और साथ ही साथ वंस अगेन समा का शुक्रिया। अरे नहीं सर, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग खिदमत खल्क कर रहे हैं इतना। और सर मैंने एक केस और डिस्कस किया है अभी अदनान साहब से, तो उन्होंने कहा है कि हाँ वो फॉरवर्ड कर दें। एक खातून है जो अपने बच्चों की कफ़ालत खुद अकेले कर रही हैं, 7 बच्चे हैं उनके, तो उस हवाले से भी अगर आप थोड़ी हिदायत दे दें अदनान साहब को तो उनकी भी हेल्प हो सकती है इसी एपिसोड में। आप भिजवा दें, जो भी डिजर्विंग केस होगा पाकिस्तान बैतुल माल उसको जरूर कैटर करेगा। थैंक यू सो मच सर, और ऐसे अफसरों की हमें ज़रूरत है जो अपने इख्तियारात का ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, और अगर ऐसे ही रहा तो हमारा मुल्क बहुत जल्द तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। नौशाबा साहिबा को हम अदनान साहब के पास लेकर आए क्योंकि इन्होंने कहा था कि आप जब भी भेजेंगे हम इनका मसला हल करेंगे, और माशाल्लाह से इतनी अच्छी बात है कि अभी हमें सिर्फ 5 मिनट हुए अदनान साहब के ऑफिस में और हमारे हाथ में चेक आ गया। नौशाबा कैसा फील कर रही है? बस मैं इनके लिए और आप लोगों के लिए बहुत, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बयान करूँ। लेकिन अभी एक और अच्छी न्यूज़ आपकी बेटी के लिए इन्होंने सुनाई है कि आपकी बेटी जो घर पे होती है, तो आप बल्दिया में चुके रहती हैं, तो घर के करीब आपका क्या कोई सेंटर है? जी, इसमें मैं आपके ज़िक्र करूंगा बैरिस्टर आबिद वहीद शेख जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान बैतुल माल के। उन्होंने आपकी इस खबर का नोटिस लिया और नोटिस लेके मुझे हिदायत जारी की कि इनको फ़ौरन इनकी माली मदद की जाए। और आज जब इनको हम चेक दे रहे हैं 50,000 का उनकी हिदायत पर, तो साथ ही इन्होंने अपनी बच्ची का जिक्र किया कि जी उनको कोई रोज़गार मिल जाए या कोई ऐसा उनकी तालीम के लिए आप कुछ कर दें। तो हमारा एक दस्तकारी स्कूल है बल्दिया टाउन में, जहां हमारे पास 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो साल का कोर्स करती हैं, और दस्तकारी स्कूल हमने बनाया हुआ है। तो मैंने इनको कहा है कि ये दस्तकारी स्कूल में अपनी बच्ची का एडमिशन करवा दें। हम वहाँ पर इनकी बच्ची को कोर्स भी करवाएंगे, इंशाल्लाह इनकी बच्ची को सिलाई मशीन भी देंगे ताकि ये अपनी छोटी मोटी कफ़ालत कर सकें, और इसके अलावा इनको हुनर मिल जाएगा, और प्लस हम इनकी बच्ची को स्टाइपेंड भी देंगे जो पर मंथ इनका महीना इनकी बच्ची का डेली और पर मंथ बनेगा। एमडी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हम एक फ़ोन कॉल करते हैं और इस्लामाबाद से वो फौरी तौर पे नोटिस लेते हैं हर चीज़ का, और हाथ के हाथ सारे काम हो जाते हैं। ये कोई सरकारी दफ्तर मुझे लगता नहीं है, लेकिन ये है ही सरकारी दफ्तर बैतुल माल पाकिस्तान का, और कराची का सबसे एक्टिव सेंटर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने
हमें मौका दिया खिदमत का, और हम चाहते हैं कि हमारी तरह और लोग भी आगे आएँ, और वो लोग जो छोड़ के जा चुके हैं अपनी माँओं को, अगर वो चाहें तो उनको दोबारा वापस ले जाएं और अपनी जन्नत हासिल कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपकी टीम का, मैं भी शाब का और समा चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मेरी और इन माँओं की इतनी हेल्प हुई कि आपने बैतुल माल या गवर्नमेंट लेवल से जो हमारे लिए किया है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। और मैं यहाँ पे दरख्वास्त करना चाहूँगी उन सरकारी एहलकारों से भी जो अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। इख्तियारात बहुत सारे बड़ों लोगों के पास बड़े बड़े हैं, लेकिन यही होता है, रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है, फेवरिज्म चल रहा होता है। तो इस चीज़ को अगर इग्नोर किया जाए तो जो हकदार है उसे उसका हक मिलेगा। और प्लीज़ खुदा के वास्ते अपनी जन्नतों को अपने हाथ से मत ज़ाया करें, क्योंकि यही है जो हमें अपनी कब्र तक लेके जाना है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, माल और दौलत यहीं रह जाएगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा प्रोग्राम आप इंटरनेट के थ्रू हमें बता सकते हैं। आवाम की आवाज़ की टीम और मैं भी सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।